20 क्वेश्चन इन्वायरमेंट इकोलॉजी के करने का प्रयास करते हैं। ठीक, प्रत्येक दिन 20-20 क्वेश्चन हम लोग करके इसके लगभग सारे टॉपिक को समाप्त करेंगे। इन सभी टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन उठाए जाएंगे जो आने वाले एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। ठीक, तो आइए हम लोग बिना देरी किए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम प्रतिपादन का इसका श्रेय किसे जाता है? प्रतिपादन का श्रेय रीटर को जाता है। प्रतिपादन का श्रेय रीटर को जाता है। ठीक, रीटर एक ऐसे मतलब वो थे जिन्होंने पारिस्थितिकी शब्द को दिया था। ठीक, आगे चलकर इसी शब्द को हैकले ने अपने प्रयोगों में लिया था, यानी कि इस शब्द को इकोलॉजी को अपने इकोलॉजी का जो परिभाषा दिए थे उसमें लिए थे। ठीक, अगर थोड़ा सा और आगे चलते हैं 1935 की बात करते हैं तो एजी टांसले ने इसमें तंत्र शब्द जोड़ के इसको पारिस्थितिकी तंत्र बना दिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच का पारिस्थितिक संबंधों का अध्ययन है। ठीक, तो देखेंगे जीव और वातावरण, मनुष्य और वन, विकल्प ए है जीव और वातावरण, विकल्प बी है मनुष्य और वन, सी मृदा और जल, डी पति और पत्नी। तो सीधा इसका आंसर है विकल्प ए जीव और वातावरण। ठीक, विकल्प ए को सही मानेंगे, जीव और वातावरण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्व पारिस्थितिकी तंत्र ऑटो इकोलॉजी का अभिप्राय है। आप ऑटो इकोलॉजी शब्द का अगर परिभाषा हम लोग समझ जाए तो इसका अभिप्राय भी समझ जाएंगे। ठीक, तो ऑटो इकोलॉजी शब्द को ऐसे हम लोग देख सकते हैं, जैसे कोई अगर जीव है उसके पर्टिकुलर जो पारिस्थितिकी तंत्र से वो क्रिया कर रहा है उसके अध्ययन कर लिया जाए, पर्टिकुलर जो क्रिया कर रहा है उसका अध्ययन कर लिया जाए, यानी कि इंडिविजुअल किसी जीव के पूरे क्रियाकलापों का अध्ययन कर लिया जाए तो उसे पारिस्थितिकी अध्ययन कहते हैं। ठीक, तो इस तरह से अगर विकल्प नंबर बी को देखा जाए तो सर्वोत्तम इसका विकल्प है, विकल्प बी इसका सही आंसर है। ठीक, विकल्प बी इसका सही आंसर है। ठीक, व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिकी अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत किया था? ठीक, पारिस्थितिकी तंत्र अभी क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखें पारिस्थितिकी एजी टांसले ने किया था। ठीक है ना, एजी टांसले ने इस शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? परितंत्र क्या शब्द क्या है? परितंत्र। ठीक है, परितंत्र, परितंत्र शब्द का इसमें विकल्प नंबर सी को पढ़िए, जीवों का समुदाय और साथ ही पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। अगर परितंत्र को देखा जाए तो क्या है? जीव और उनके पर्यावरण के बीच अध्ययन परितंत्र। एक तंत्र जो बनाता है उसी को परितंत्र कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 6, क्वेश्चन संख्या 6 को देखते हैं। इसमें क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र के 2 प्रमुख घटक कौन हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के 2 प्रमुख घटक देखिए, इसमें विकल्प बढ़िए। विकल्प ए है खरपतवार और सूक्ष्म जीव, जैविक एवं अजैविक। ठीक, पौधे और प्रकाश, जैव, पौधे और जीव। तो इसमें जाहिर सी बात है अभी जो अर्नेस्ट हैकले का जो डिफिनीशन था वह जैविक एवं अजैविक घटकों पर आधारित था। ठीक है, तो विकल्प नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विकल्प नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन परितंत्र का अजैविक घटक है? ठीक है ना, परितंत्र का अजैविक, हम लोग 2 चीज़ देख लेते हैं, एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक। ठीक है, जैविक घटक में क्या क्या आते हैं? जैविक घटक में बात करें तो पौधे, जानवर, जीवाणु इत्यादि आ जाते हैं। अजैविक घटकों में बात करें तो उनके रहने के लिए जो सहायता करते हैं, अर्थात मिट्टी, पानी, वायु, प्रकाश, ऊर्जा इत्यादि जो है अजैविक घटकों में आते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए तो कौन सा अजैविक घटक है? अजैविक घटक क्या हो जाएगा? जल जो है कि अजैविक घटक हो जाएगा। तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है, ऊर्जा के प्रवाह के बारे में पूछा जा रहा है। ऊर्जा के प्रवाह की श्रृंखला। ठीक, ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? ऊर्जा के प्रवाह में हम लोग देखते हैं पहले
सूर्य होते हैं, ठीक। उसके बाद से प्राइमरी कंज्यूमर होता है, ठीक है ना, सॉरी उत्पादक होता है, ठीक। उसके बाद से क्या होता है, प्राइमरी कंज्यूमर होता है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, फिर टर्शियरी कंज्यूमर होता है। तो इसी तरह से ऊर्जा का प्रवाह भी चलता है। इसी तरह से ऊर्जा के प्रवाह क्या चलता है, पहले सूर्य से जो ऊर्जा होता है उसको प्रकाशन संश्लेषण के द्वारा जो उत्पादक होते हैं वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। फिर वह अगले स्टेप यानी कि उनको खाकर जो प्राइमरी उपभोक्ता हैं वह ऊर्जा ले लेते हैं, फिर उनको सेकेंडरी मारकर खा जाते हैं, फिर सेकेंडरी के पर चल जाते हैं, फिर उसके बाद से कंपोजर जो होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, उनका योगदान होता है और वह उन्हें फिर मिट्टी में मिला देते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, खाद्य श्रृंखला बनाती हैं। तो सेम वही जैसे ऊर्जा का श्रृंखला है वैसे खाद्य श्रृंखला है, अर्थात यहाँ भी क्या होगा, उत्पादक होगा। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे दो विकल्प सही हैं, अर्थात ये क्वेश्चन विवादित हुआ है। क्या है, ये भी उसी क्रम में आ रहे हैं, उत्पादक शाकाहारी फिर मांसाहारी, सेम वही पे हैं, उत्पादक उपभोक्ता और अपघटक, यानी कि अपघटक थर्ड लेवल पे आते हैं, ठीक। यानी कि एक क्वेश्चन में दो विकल्प सही हैं, ठीक। अगर बिहार का क्वेश्चन है तो विकल्प ई सही है, यूपी का क्वेश्चन है तो आयोग इसे एनिमुलेट कर देता है। वैसे यूपी का तो आप लोग रवैया जानते ही हैं, लगभग 5% क्वेश्चन तो ऐसे विवादित रहते ही हैं, चाहे जो भी एग्जाम हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होता है, ठीक। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, पहले उत्पादक आता है फिर उपभोक्ता आता है, तो उत्पादक को उपभोक्ता खाता है, यानी कि वो शाकाहारी होता है। जैसे बकरी, हिरण, ये सब क्या है, खरगोश, ये सब शाकाहारी हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11th में, किसी परितंत्र में उत्पादकों का कार्य होता है। किसी परितंत्र में उत्पादकों का कार्य, उत्पादक क्या करते हैं, सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य से जो ऊर्जा आते हैं उसे रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो विकल्प नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सॉरी, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत होता है। अब देखिए, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक एवं मुख्य स्रोत आप लोग अभी ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं, जो उत्पादक होता है वो सूर्य से ऊर्जा लेता है और रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, तभी आगे की जो चयन होते हैं ऊर्जा का वो चलता है, ठीक। तो सीधी सीधी बात है, सूर्य यानी कि सूर्य यही एक सर्वशक्तिमान है जो ऊर्जा का उत्पादन करते हैं और इस परितंत्र को चलाने में अहम भूमिका नहीं अपरिहार्य भूमिका रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 13, किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है। देखिए, अगर परितंत्र की बात करें तो सबसे एक त्रिभुज बनता है, ठीक। उस त्रिभुज के सबसे निचले स्तर पे क्या आते हैं, उत्पादक आते हैं, ठीक है ना, उत्पादक आते हैं। उसके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं, ठीक। उसके ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर आते हैं, उसके ऊपर टर्शियरी या कॉर्नवालिस, सॉरी गाइस, ठीक। इस तरह से देखा जाए तो संख्या में जो उत्पादक होते हैं वो सबसे अधिक होते हैं, ठीक, क्योंकि इसी पर त्रिभुज टिका हुआ है। आगे हम सारे त्रिभुज के बारे में जो भी हैं, ऊर्जा श्रृंखला, चाहे संख्या, चाहे बायोमास, जितने पिरामिड हैं सारे पिरामिड को हम पढ़ेंगे और अच्छे से इसको समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं 14, अच्छा इसमें कौन सा सही होगा, तो प्राथमिक उत्पादक सही होंगे, विकल्प नंबर 1, ठीक। क्वेश्चन संख्या 14 देखते हैं, 14 का क्या है, वायु और जल की क्रिया द्वारा भूमि का कटाव कहलाता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा जियोग्राफी की ओर झुका हुआ है, इसको पढ़ना है, विकल्प नंबर 1, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए वनों को उगाने के द्वारा, ठीक है ना, यानी कि विकल्प नंबर सी, आप लोग भी वृक्ष लगाएं और पर्यावरण को हरा भरा बनाएं, आने वाली पीढ़ियों को ऑक्सीजन दें, ठीक। बाढ़ को रोका जा सकता है, अभी तो बाढ़ आया, आप देख ही रहे हैं कैसे रोका जा सकता है। तमाम भाखड़ा नांगल से लेके सारे बांध जो भी बनाए गए, टिहरी बांध,
कोसी मेरी परियोजना, चाहे जितनी भी परियोजनाएं हैं, विभिन्न परियोजना, उनका मुख्य उद्देश्य बिजली बनाना नहीं बल्कि बाढ़ का रोकना भी होता है। इन दोनों उद्देश्यों को लेकर वो काम करते हैं, ठीक। यानी कि वृक्षारोपण के द्वारा और नदियों पे बांध बना के, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। मुख्यतः मैंग्रोव वाली ज्वारी वन कहाँ पाए जाते हैं, ठीक। मुख्यतः मैंग्रोव देखिए, मैंग्रोव क्या होते हैं, आप लोग तो इससे परिचित ही होंगे। जो तट होता है, भू क्षेत्र से नदियाँ आती हैं स्वच्छ जल लेके, और समुद्र से लवड़ी जल यहाँ पे जहाँ मिलता है, ये जो संक्रमण जोन होता है, यहाँ पे मैंग्रोव का विकास होता है। तो आप लोग देख के विकल्प में सोचिए कि कौन सा यह उत्तम जगह होगा जहाँ पे ये दोनों आके मिलते हैं। तो इसका उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, सुंदरबन डेल्टा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैंग्रोव वनस्पति का प्रमुख घटक है, तो इसका विकल्प ए हो जाएगा, राइजोफोरा जो है मैंग्रोव वन का प्रमुख घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। समुद्र के किनारे की वनस्पतियाँ कहलाती हैं। समुद्र के किनारे की वनस्पति, अभी हम लोग पढ़े हैं कि समुद्र के किनारे की वनस्पति क्या होता है। समुद्र जो होता है, स्थल भाग से जो जल आते हैं स्वच्छ जल, और समुद्री भाग से जो लवड़ी जल होते हैं यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे जो वृक्ष उगते हैं उन्हें लौड़ो उद्भेदित कहते हैं, ठीक। इसका विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए, लौड़ो उद्भेदित वनस्पतियाँ, ठीक। आगे क्वेश्चन संख्या 20 को देखते हैं। निम्नलिखित पत्तियाँ धंसे हुए रंध्र के किसके प्रमुख लक्षण हैं। तो जहाँ पे जल की मात्रा कम होगी वहाँ पे पत्तियाँ न्यून होंगी, यानी कम से कम पत्तियाँ वहाँ पे उगती हैं वृक्षों पे। तो शुष्क उद्भेदित, यानी कि रेगिस्तान में ऐसी निम्नलिखित पत्तियाँ और धंसे हुए रंध्र वृक्षों के प्रमुख लक्षण होते हैं, ठीक। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आगे जल्द ही इसके अगला सेशन आएगा 20 क्वेश्चन का, जिसमें और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को रखा जाएगा। तथा इसके साथ साथ बीच बीच में जो ऐसे मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, उसका एक डिस्क्रिप्शन 5 मिनट में कुछ शॉर्ट वीडियो बना के छोटे छोटे हम जो ऐसे लॉजिकल है जिसका डिफिनेशन ज़रूरी है, चाहे उसके कोई टेक्निकल वर्ड है, चाहे जो भी है, उसके अच्छे से हम डिस्क्राइब करते रहेंगे। चलिए दोस्तों, नमस्कार।